Swami Vivekananda tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity. मिलते हैं रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल प्राइज विनर, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और मैंने स्वामी जी को समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। हम समाज में घर में एसी ऑन करके अगर सोच रहे हैं कि हम ठंडे हैं, हम उज्जवल हैं, लेकिन बाहर अगर अपराध हो रहा है कल वो पड़ोस से अपने घर में भी आएगा। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। स्वामी जी पुट्स इट वेरी वेल। ही सेज, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. मंच पर उपस्थित विवेकानंद केंद्र पंचकुला के माननीय संचालक, और जिनको मैं भी लगभग 2011-12 से जिनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहा हूँ, कर्नल कौशल जी, हमारे मुख्य अतिथि अश्वनी जी, ज्योति जी, स्वामी विवेकानंदा द ग्रेट योगी ऑफ 19th सेंचुरी, वो निर्भीक, निडर, ओजस्वी, तेजस्वी, वीर्यवान, पौरुषवान सन्यासी, जिसने भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिम के भी बड़े भूभाग में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। राष्ट्र कवि के नाम से बड़े प्रसिद्ध हैं दिनकर की एक पुस्तक है, उसमें दिनकर लिखते हैं, क्या स्वामी विवेकानंद का जो पहला पश्चिम का प्रवास था, मतलब 1893 to 1897 में जो ख़त्म हुआ, 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद भारत आ गए थे। स्वामी विवेकानंद का जो पहला पश्चिम का 3.5 वर्ष का प्रवास रहा, शायद से ही इतने कम समय में भारत का इतना प्रचार प्रसार कभी हुआ होगा। संगठन के माध्यम से पिछले दिनों मैंने एक पुस्तक लिखी कि अमृत काल में स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता। स्वामी विवेकानंद को किसी प्रासंगिकता की जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों को प्रासंगिकता की जरूरत होती है, तो ऐसी पुस्तकें लिखते हैं। विश्व बंधुत्व दिवस कार्यक्रम हम करवा रहे हैं, विवेकानंद केंद्र तो संगठन करवा रहा है, इसका मतलब स्वामी विवेकानंद को विश्व बंधुत्व की जरूरत नहीं है, स्वामी विवेकानंद को किसी प्रासंगिकता की जरूरत नहीं है, स्वामी विवेकानंद को अपनी ख्याति के लिए इस कार्यक्रम की जरूरत नहीं है। ही इज व्हाट ही इज। हम जैसे कार्यकर्ताओं को, साधारण मनुष्यों को ऐसी जरूरत होती है ताकि ऐसे कार्यक्रम में आके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक या भावनात्मक तौर पर कुछ ऊर्जा ले सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कैसे समझे स्वामी जी को, बड़ा कठिन है। सुभाष चंद्र बोस 21 वर्ष की उम्र में, आजकल हमारे जैसे युवा नाक रगड़ते हैं यूपीएससी क्रैक कर ले, उस समय 4 सीट्स थी। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी जानकी देवी बोस कहते हैं कि कैम्ब्रिज जाओ, यूपीएससी क्रैक करके आओ। उस समय का आईसीएस 4 सीट्स होती हैं, 9 महीने की तैयारी करते हैं, क्रैक कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। उनकी 2 विशेष पुस्तकें हैं, पहली एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, दूसरी द स्ट्रगल फॉर इंडिया। कौन सुभाष चंद्र बोस जो आईसीएस क्लियर कर लेते हैं, कौन सुभाष चंद्र बोस जो भारत की आज़ादी के लिए 11 बार जेल जाते हैं, कौन सुभाष चंद्र बोस जो 2 बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। भारत की आज़ादी के लिए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है तो नज़रबंद थे, छोड़ते हुए जाते हैं, और मॉस्को होते हुए बर्लिन तक जाते हैं, हिटलर से मिलते हैं, बात नहीं बनती, और वापस जाते हैं। रास बिहारी बोस उनको बुला रहे होते हैं सिंगापुर में कि इंडियन नेशनल आर्मी का ध्वज उठाओ, और स्पष्टता से कहते हैं कि कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे मिटाए जा, चलो दिल्ली पुकारती, लाल किले पे गाड़ के लहराए जा, लहराए जा। वो सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं कि मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर। मतलब सुभाष चंद्र बोस लिख रहे हैं, मैंने भारत को प्रेम करना सीखा स्वामी विवेकानंद को पढ़कर, और मैंने स्वामी जी को समझा भगिनी निवेदिता के पत्रों से, और अगर आज स्वामी विवेकानंद जीवित होते तो मैं ये सब कुछ छोड़कर उनके चरणों में होता। स्वामी विवेकानंदा tried to infuse into the new generation a sense of pride in India's past, a faith in India's future, and a spirit of self-confidence, self-respect and self-dignity। क्या स्वामी विवेकानंद ने भारतीय नव संतति के अंदर अपने अतीत के प्रति गर्व,
अपने भविष्य के प्रति विश्वास, अपने स्वयं में आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना जागृत करी। स्वतंत्र भारत में पहले प्रधानमंत्री आए पंडित नेहरू, उनकी 2 विशेष पुस्तकें हैं। पहली द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, दूसरी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। पंडित नेहरू उसमें लिखते हैं, स्वामी विवेकानंदा's फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म इज द हिंदू नेशनलिज्म। इट इज नॉट एंटी एनीवन, इट इज नॉट एंटी मुस्लिम, इट इज नॉट ए नैरो नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंदा came as a tonic to the depressed and the demoralized Hindu mind. He gave self-reliance and some roots in the past. क्या स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद है? वो कोई संकुचित राष्ट्रवाद नहीं है, वो किसी के खिलाफत का राष्ट्रवाद नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक टॉनिक के तौर पर आए भारतीय माइंडसेट के लिए, जो अपना आत्मसम्मान, आत्मगौरव की भावना जागृत समाप्त हो गई थी। ये आत्मसम्मान और आत्मगौरव कैसे समझे? मुख्यतः व्यक्ति 2 चीजें करता है, एक भय से या एक लालच से। जो भय और लालच से मुक्त हो जाए भारत, ऐसी संकल्पना स्वामी जी ने की थी कि जो भी कार्य हम करते हैं 24 घंटों में, वो या तो भय से ना हो या फिर लालच से ना हो, उससे भारत मुक्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंजेस थे। हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं लाइफ में। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ 1863, अभी माननीय ज्योति जी ने बताया। उस समय संपूर्ण देश में सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रही है। नामधारी, निरंकारी, राधा स्वामी सत्संग उनके खुद के प्रांत में आप देख रहे हैं। पार्था समाज, आत्मीय समाज, नीचे हम जाएंगे बंबई में देखेंगे तो आर्य समाज का उद्घोष हुआ। और उस सारे कालखंड में विवेकानंद का जन्म हो रहा है। और जब ब्रिटिशर्स भारत पे राज कर रहे हैं, उस समय स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। स्वामी विवेकानंद के सामने 3 चैलेंज थे। एक तो पश्चिम से आया हुआ बवंडर, जिसको हम कॉलोनियल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कह रहे हैं हम श्रेष्ठ हैं, वी आर द परफेक्ट, वी आर द स्मार्टेस्ट, वी आर द फिटेस्ट, हर प्रकार से अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। दूसरा, जो भारतीय नव संतति के अंदर आत्मसम्मान और आत्मगौरव समाप्त हो गया, उसको पुनः खड़ा करना। एक तो जो वो बवंडर आ रहा है उसको थोड़ा शांत करना, कॉलोनियल बवंडर को। दूसरा, जो भारत थोड़ा कमजोर हो गया है उसको वापस खड़ा करना। और तीसरा, पश्चिम को पश्चिम की छाती पर चढ़कर बताना कि भारत के पास भी देने के लिए एक संदेश है। और स्वामी विवेकानंद को ये कार्य बिल्कुल स्पष्ट था। अब स्वामी विवेकानंद बनता कैसे है, ये बड़ी ट्रिक है। चुटकी से बनता है, नाम से बन जाता है। विवेकानंद नाम तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं, स्वामी भी हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कैसे बनता है, ये बड़ा क्रिटिकल है। नरेंद्रनाथ दत्त, जो उस समय कलकत्ता में पले बड़े हुए, घर में जूलॉजिकल पार्क है, पिताजी बहुत बड़े अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में हैं, और स्वामी विवेकानंद जो बने नहीं हैं अभी, नरेंद्रनाथ दत्त हैं, जो डार्विन, स्पेंसर, ह्यूम, कांत ऐसे फिलोसफर्स को पढ़ रहे हैं। वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक के ज्ञाता हैं, वेस्टर्न फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी के ज्ञाता हैं, वेस्टर्न साइंस, इंडियन साइंस के ज्ञाता हैं। वो नरेंद्रनाथ दत्त जो किसी को मनुष्य नहीं मानता, वो जिम्नेजियम में जाता है, वहाँ पर कुश्ती करता है, किसी को उठा के पटक देता है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ता है, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में जाता है, जैसे आप कहीं पैक में पढ़ता है, IIT दिल्ली में पढ़ता है, JNU में पढ़ता है, हार्वर्ड में पढ़ता है। इस प्रकार का युवा जो किसी को समझता ही नहीं है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझता, वो नरेंद्रनाथ दत्त बड़ी टोली लेके चलता है, खेलता है, घूमता है, फिरता है, और जिससे मिलता है, क्योंकि इतनी सोशल रिलीजियस मूवमेंट चल रही थी, तो सबसे पूछता है, ये आप लोग इतना बात करते हो, भगवान है नहीं है, देखा दुखा है क्या कभी? ये ऐसे पागल ही बनाते हो सब लोगों को। तो उस समय उनके प्रांत में चल रही थी ब्रह्मो समाज, आत्मीय समाज। तो रविंद्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर द नोबेल प्राइज विनर, वो स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि अगर आपको भारत को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, उनमें सब कुछ सकारात्मक है, कुछ भी नकारात्मक नहीं। इफ़ यू वांट टू नो इंडिया, रीड स्वामी विवेकानंद, एवरीथिंग इज पॉजिटिव इन हिम, नथिंग इज नेगेटिव। तो वो जब देवेंद्रनाथ टैगोर से मिलते हैं और पूछते हैं, क्या आपने ईश्वर को देखा है? आप ईश्वर और इस ऐसे विषय पे बड़ा भाषण देते हैं, बड़ा सुंदर बोलते हैं, बड़े विद्वान लगते हैं। तो वो स्वामी जी वो नरेंद्रनाथ दत्त को कहते हैं कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन तुम जरूर देख सकते हो। तो बोले, पागल बनाता है क्या? क्योंकि जो मान ले वो विवेकानंद कैसा। और इसी सारी जद्दोजहद में उनको एक थोड़ा सा रास्ता मिला, जो उनके टीचर ने बताया, सर विलियम हेस्टी, जो उनके प्रोफेसर थे, कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। तो जैसे कुछ लेक्चर्स हम लोग देते हैं ना, तो कुछ होते हैं थ्योरेटिकल लेक्चर्स,
उसके साथ साथ कुछ होती है प्रैक्टिकल अप्रोचेस। क्या मैं आपको बताऊं, क्या ऐसा ये जो लड्डू बनाने की टेक्निक हमने आपको बताई, ये तो हमने सिर्फ वीडियो में बताई। ऐसा सीखना है तो यहाँ एक लड्डू की दुकान है, वहाँ पे जाके आप देखिए। तो उनके सर जो थे वो उनको समाधि पढ़ा रहे थे, ट्रांस, कि समाधि कैसे लगती है। तो थ्योरेटिकली तो पढ़ा दिया। अब बोले अगर समाधि लगती हुई किसी को देखना है तो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं एक, वो दक्षिणेश्वर में रहते हैं, उनके पास जाना। तो नरेंद्र नाथ दत्त पहुंच गए। और नरेंद्र मतलब अब श्री रामकृष्ण परमहंस कौन, मतलब हमारी साधारण भाषा में भाई 5वीं फेल व्यक्ति, जो बड़े बड़े लच्छेदार भाषण नहीं देते, ज़्यादा कुछ लिखते नहीं हैं। रोमा रोलैंड बड़ा सुंदर लिखते हैं उनके बारे में। रोमा रोलैंड 1914 के फ्रेंच नोबेल लॉरिएट हैं। वो लिखते हैं कि भारत की 5000 वर्ष की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, आध्यात्मिक चेतना अगर एक व्यक्ति में अगर देखनी है, मतलब 5000 वर्ष की स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस और 30 करोड़ लोगों की, उस समय 30 करोड़ थे, आज 140 करोड़ हो गए, वो अगर किसी एक व्यक्ति में देखनी है तो वो श्री रामकृष्ण परमहंस में देख सकते हैं। अब नरेंद्र नाथ दत्त पहुंच गए 3-4 लोगों को लेकर, अकेले चलते नहीं थे शुरू से ही। और स्पष्टता से पूछा गुरु से, मतलब अभी तो गुरु नहीं है, ही इज अ लेमैन, जैसे बता दिया नॉर्मली किसी से मिलते हैं ना ऐसा। अच्छा, पहला ही प्रश्न ये था, आपने ईश्वर को देखा है? तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। अच्छा, अब नरेंद्र नाथ दत्त को बोला इज ऑन लेवल, चलो किसी ने लेवल की तो बात करी, ईश्वर को देखा है। सेकंड लेवल की बात करी, ऐसे देखा है जैसे तुमको देख रहा हूं। ओ, मामला है कुछ, और नरेंद्र नाथ दत्त को सोच रहा है। तीसरा कहा तुमको भी दिखा सकता हूं। यस, अब शायद से क्लिक होगा, नरेंद्र नाथ दत्त को लगा। लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस के पहले ही मुलाकात में स्वामी जी को लगा यार ये कोई पागल व्यक्ति तो नहीं है जो इतना जल्दी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे कह रहा है मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, तुम्हारे जैसे युवाओं को ढूंढ रहा था जिनमें वो तेज हो। और आने वाले 6 वर्ष में श्री रामकृष्ण परमहंस जी को ने उनको स्पष्ट कर दिया, शिव भावे जीव सेवा, वर्शिप द जीव है शिव, सर्व मैन इज टू सर्व गॉड। क्या ये जो सामने जो ये मनुष्य है यही ईश्वर है? अगर इसमें तुम ईश्वर नहीं देख सकते तो किसी में ईश्वर नहीं देख सकते, और तुमको इसी का ही कार्य करना है। तो नरेंद्र नाथ दत्त को अपना कार्य मिल गया, क्या करना है। लेकिन इतना इजी नहीं था। 6 साल में उन्होंने बहुत परीक्षाएं भी ली अपने गुरु की, श्री रामकृष्ण परमहंस जी की। और गुरु की समाधि के बाद 1884 में स्वामी जी के पिताजी का देहांत होता है। 1886 में गुरु की समाधि के उपरांत अब स्वामी विवेकानंद के नरेंद्र नाथ दत्त के पास एक बड़ा चैलेंज हो गया कि गुरु ने इतना बड़ा काम तो दे दिया, मैं तो एक कलकत्ता में हूँ, जैसे हमें कोई कहेगा पूरे भारत का काम करना है। और उस समय तो पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका भी भारत में था, सिर्फ इतना भारत नहीं था जितना भी था, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं वो भारत था। स्वामी जी के ऊपर बड़ा टास्क था, गूगल भी नहीं था पूरा भारत एक बार मैप कर ले, हमारे पास तो ये फैसिलिटीज़ भी हैं, तो बड़ा कठिन था। तो स्वामी जी ने जो श्री रामकृष्ण परमहंस जी के सारे जो मोनेस्टिक डिसाइपल्स थे उनको इकट्ठा किया, 16 गुरु भाइयों को। जैसे सचिन के नीचे सहवाग थोड़े से कम दिखते हैं, राहुल द्रविड़ थोड़े कम दिखते हैं, सौरव गांगुली थोड़ा कम दिखते हैं, उनके अपने बड़े बड़े रिकॉर्ड्स हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद के जो बाकी 16 गुरु भाई थे, स्वामी अखंडानंद, स्वामी सुबोधानंद, स्वामी तुरानंद, स्वामी शिवानंद, एक से एक बड़े स्टॉलवर्ट्स। तो स्वामी जी ने उन सबको एकत्रित किया और ट्रेनिंग शुरू करी। कुछ कार्य होने से पहले ट्रेनिंग होती है, चुटकी में नहीं होता ना कुछ भी। तो जूता सीलने से लेके उपनिषद का ज्ञान की भयंकर एक साल ट्रेनिंग चला। और पूरे परिसर में 16 गुरु भाई रहते हैं, एक कोने में एक जगह मिल गई, और जो बाहर जाएगा एक व्यक्ति उसके पास थोड़ा कपड़ा है जो पहन सकता है, बाकी अपने लंगोट में रहेंगे, अंदर रहेंगे। एक 16 में से एक जाएगा, कुछ भिक्षा लेके आएगा, वो रात्रि भोजन उनका होगा। और स्वामी विवेकानंद और सारे गुरु भाई कहते हैं कि वो 1 साल हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ समय रहा। और फिर स्वामी जी भारत को देखने के लिए उतर गए। शुरू किया उन्होंने काशी से, काशी गए और एक एक प्रांत में इतना डीप गए कि प्रांत को समझ सके क्या भारत है क्या। आने वाले 4 वर्ष में जो हम युवा एक शब्द यूज करते हैं कि एक्सप्लोर करना, स्वामी विवेकानंद थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे भारत को, भारत है क्या। काशी गए, वृंदावन गए, अयोध्या आए, गाजीपुर गए, हाथरस गए, मेरठ गए, उसके बाद उत्तराखंड जाते हैं, दिल्ली होते हुए राजस्थान पहुंचते हैं। राजस्थान में खेतड़ी के राजा
राजा अजीत सिंह से मिलते हैं तो वो कहते हैं, स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद और सभी गुरु भाइयों ने अपने नाम बदले। एक सन्यासी अपना नाम बदलता है, नरेंद्रनाथ दत्त बने विविदिशानंद। तो सन्यासी अपना नाम क्यों बदलता है? नाम के साथ आइडेंटिटी होती है, नाम के साथ स्मृतियां होती हैं, नाम के साथ सुख दुख जुड़े होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो छोड़ने पड़ते हैं क्योंकि सन्यासी जीवन आपने तय किया है। तो नाम बदला स्वामी विवेकानंद ने। अब खेतड़ी के राजा जब स्वामी जी से मिले तो बोले, स्वामी जी ये विविदिशानंद, मतलब मैं स्वयं 4-5 बार पढ़ के आता हूँ तब ये नाम बोल पाता हूँ, विविदिशानंद बड़ा टेक्निकल शब्द है। तो बोले आप ये विविदिशानंद बोला नहीं जाता, आपके ऊपर तो विवेकानंद नाम अच्छा लगेगा। तो स्वामी विवेकानंद को जो ये पगड़ी है और नाम है विवेकानंद, वो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने दिया। और फिर वो पूरे खेतड़ी और राजस्थान का भ्रमण करते हुए गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश के खांडवा होते हुए महाराष्ट्र पहुंचते हैं, बाल गंगाधर तिलक के साथ भी कुछ समय रहते हैं, कर्नाटक, केरला और कन्याकुमारी पहुंचते हैं। कन्याकुमारी ऑन 25, 26, 27 ऑफ दिसंबर 1892, 25, 26, 27 दिसंबर 1892 को 5 वर्ष भारत का पूर्ण भ्रमण करके, जिसमें गरीब राजा सबके साथ रह के हर प्रकार का भोजन भाषा सबको देखकर स्वामी विवेकानंद आखिरी शिला पर भारत के पहुंचकर, जो भाई साहब ने बताया, 3 दिन 3 रात साधना करते हैं। कि इतना परम वैभवशाली भारत, जिसकी ग्लोरी स्वामी जी ने हिस्ट्री में पढ़ी थी और साहित्य स्वयं पढ़ा था, शास्त्र जिसको हम लोग कहते हैं, वो ऐसा कैसे हो सकता कि 1 करोड़ से ज़्यादा ब्रिटिशर्स कभी भारत में रहे नहीं, और वन पॉइंट ऑफ अ टाइम। और अगर उसमें तुम पोर्टुगीज लगा लें, डेन लगा लें, कुछ भी लगा लें, 1 करोड़ फ्रेंच लगा लें, 1 करोड़ से ज़्यादा एक समय पे नहीं रहे, और 30 करोड़ भारतीयों के ऊपर राज कर रहे हैं। मतलब 30 लोग कहाँ, और एक व्यक्ति 30 लोगों पे राज कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे भारत हो सकता है? और फिर स्वामी विवेकानंद को लगा कि अब मुझे पश्चिम में जाके ये उद्घोष करना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉलोनियल माइंडसेट या एक दबा हुआ, एक कुचला हुआ, एक सबजुगेटेड, एक दमन को किए हुए माइंडसेट को तभी कुछ समझ आता है जब उसके ऊपर जो दमन कर रहा है वो उसकी तारीफ करना शुरू करे। तो स्वामी जी को लगा कि मैं अपना भारतीय जो ज्ञान परंपरा है उसको पश्चिम को दूंगा। अच्छा, उनको कॉन्फिडेंस था, इतनी सारी विपरीत परिस्थितियों में भी स्वामी जी को ये क्लियर था कि मैंने जो ये सब साहित्य पढ़ा, उपनिषद, वेदा, श्रीमद् भगवत गीता, जो हाथ में लेके वो चलते थे, एक हाथ में कमंडलू, दूसरे हाथ में श्रीमद् भगवत गीता, और जिसका एक श्लोक कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लिद्यन्ते आपो न शोष्यतु मारुत, क्या ये आत्मा अजर अमर है, ये आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे सुखा नहीं सकता, हवा मुझे कुछ गला नहीं सकती। तो ये सिर्फ वो पढ़ते नहीं थे, मानते थे, तभी तो इतना बड़ा उद्घोष कर रहा था नरेंद्रनाथ दत्त। अच्छा, उनके साथ वाले लोग बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, कोई ICS बन रहा है, कोई लॉयर बन रहा है, कोई अकाउंटेंट है। नरेंद्रनाथ दत्त उसी में से निकला है। ही वॉज नॉट बॉर्न विवेकानंद। और भारत के 5 वर्ष में उनको किसी ने ज़्यादा पूछा नहीं, कार्य करते हुए कोई ज़्यादा उनको पूछा नहीं। इस मेयर विवेकानंद कहीं उधर रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, किसी के घर में रह रहे हैं, चल रहा है सारा। और उनको लगा कि मैं पश्चिम को ये दूंगा और पश्चिम से कुछ पैसे लेके आऊँगा और उससे सेवा के कार्य भारत में शुरू करूँगा, और वॉलंटियर्स भी लेके आऊँगा बहुत सारे पश्चिम से। क्या वो अपना घर बार छोड़ के भारत में सेवा करेंगे तो भारतीयों को लगेगा हाँ मेरा भारत कुछ तो है। और फिर ये जो स्टोरी है, द 11th of September 1893, स्वामी विवेकानंद 31 मई 1893 को बम्बई से एक जहाज में और जापान, चाइना, कनाडा के रूट से शिकागो पहुंचते हैं। शिकागो पहुंचते हैं तो 2 परेशानियां उनके सामने होती हैं। पहली परेशानी क्या, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको किसी न किसी संस्था का पत्र चाहिए था। चलो छोटी बात है, मिल जाएगा, नहीं मिला तो वापस चले जाएंगे। दूसरी परेशानी, शिकागो बहुत महंगा शहर है, महंगे के साथ साथ जलवायु परिवर्तन है। वहाँ पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हमारे जैसे यहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ तो वहाँ गर्मी होती है ऐसी। तो -30, -20, -10 डिग्रीज में स्वामी विवेकानंद को रहना पड़ता हुआ था। और उससे भी बड़े परेशानी कि उनको रंग भेद का भी सामना करना पड़ा। कोई कहता था यू ब्लैक, तो कोई कहता था यू निगर, क्योंकि एक पराधीन भारत से आए हो तो क्या कहेगा कोई। और इन सारी परेशानियों से जद्दोजहद करते हुए स्वामी विवेकानंद वो शहर छोड़ देते हैं। कोई कहेगा यार पंचकुला थोड़ा महंगा है, तुम जीरकपुर चले जाओ। तो स्वामी विवेकानंद शिकागो से बोस्टन चले गए।
बोस्टन में मिले हार्वर्ड के प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट से। जॉन हेनरी राइट ग्रीक के प्रोफेसर थे। स्वामी जी से संवाद किया तो बोला स्वामी जी आप वर्ल्ड पार्लियामेंट्री रिलीजन्स में पार्टिसिपेट करिए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे पास पत्र नहीं है। तो बोले जो उसका चेयरमैन है वो मेरा फ्रेंड है, मैं उसको लिखता हूँ। अब मैकॉले के मिनट्स हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है 1835 के। मैकॉले लिखता है आपके बारे में, आप भारतीयों के बारे में, क्या आपके सारे जो शास्त्र हैं वो हमारे, मतलब वो अपने बारे में बता रहे, हमारी एक अलमारी के बराबर हैं। कौन लिख रहा है? मैकॉले, जिसकी शिक्षा पत्ति अभी तक कुछ सालों पहले तक भारत में हम लोग पढ़े थे। आप में से बहुत जो हम भी जो स्कूल में पढ़ रहे थे उसी की शिक्षा पद्धति का कुछ भाग पढ़ रहे थे। अब यहां पर एक प्रोफेसर कह रहे जॉन हेनरी राइट उस पत्र में, जॉन हेनरी बैरोज जो उस चेयरमैन था उस कमेटी का, कि तुम्हारे जितने ये प्रोफेसर है ना इन सबकी बुद्धि एक कर लो और ये स्वामी विवेकानंद की बुद्धि एक कर लो, ये बराबर है। तो स्वामी विवेकानंद ने जो एक कॉलोनियल माइंडसेट था पश्चिम का, वो तुरंत एकदम से तहस नहस कर दिया। और फिर वो वहाँ से शिकागो वापस जाते हैं और अब आता है वो दिन 11 सितंबर 1893। अमेरिका को डिस्कवर किया था ऐसा हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि रेड इंडियंस तो वहाँ पे पहले से रहते थे, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो उसके 400 वर्ष पूर्ण हो रहे थे 1492, 1892। तो 1893 में उसके 400 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर एक कोलंबियन एक्सपोजिशन लगाया था, जिसमें साइंटिफिक बड़े बड़े साइंटिस्ट का अलग से सेक्शन होगा, रिलीजियस का अलग से सेक्शन होगा, लिटरेचर का अलग से सेक्शन चलेगा। उसमें स्वामी विवेकानंद पहुंचते हैं। 11 सितंबर विवेकानंद केंद्र क्यों मनाता है? बड़ा विषय है। स्वामी विवेकानंद की ख्याति के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, उनकी ख्याति इतनी हो चुकी है कि उसको संभालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि it was not only an individual achievement. 11th of September 1893 speech of Swami Vivekanand was not only an individual achievement, it was a national victory for us. भारत जो 11 सितंबर 1893 की सुबह को सो रहा था, वो विवेकानंद के मात्र 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से पुनः खड़ा हो गया था। और स्वामी विवेकानंद कहते हैं क्या उस स्टेज पे वो चढ़े तो वो अकेले व्यक्ति थे जो कोई भाषण लिख के नहीं लेके आए थे। बोले मैं घबरा रहा था क्योंकि मैंने कभी इतने बड़े स्टेज पे भाषण नहीं दिया था। एक बार उन्होंने हैदराबाद में एक सभा को जरूर संबोधित किया था, तो और मेरा नाम बार बार बताया जा रहा था कि मिस्टर विवेकानंद, मिस्टर विवेकानंद, और मैं माता सरस्वती का नाम लेकर स्टेज पर चढ़ता हूँ और मात्र मेरे 5 शब्द माय डियर सिस्टर्स, मेरे प्रिय अमेरिकी वासी बहनों और भाइयों जैसे मैं बोलता हूँ तो लगभग 7,000 लोग तालियां मारते हैं। हम सब ने सुना है। स्वामी विवेकानंद से बहुत सारे लोग पूछते हैं, स्वामी विवेकानंद, what was that? 5 English words, sisters and brothers of America, and 7,000 people applauding for almost 2.5 minutes. Was that a mystery, a magic or a yoga? स्वामी विवेकानंद का जवाब बड़ा अद्भुत है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नो मैजिक, नो मिस्ट्री, नो योगा. From last 14 years, I have not allowed a single bad thought, a single negative thought to enter into my mind. वो ब्रह्मचर्य की ताकत स्वामी विवेकानंद की जब पश्चिम के ऊपर आई तो पश्चिम को लगा कि मैं तो अभी तक कह रहा था कि क्रिश्चियन श्रेष्ठ है, मैं सोच रहा था प्रोटेस्टेंट कैथोलिक श्रेष्ठ है, मैं सोच रहा था मेरा ये भाई श्रेष्ठ है, ये एक व्यक्ति कहाँ से पागल आ गया जो सबको भाई बहन बनाने के लिए तैयार है। और फिर उनके व्यक्तिगत ताकत। और अगले दिन जिस विवेकानंद को कल तक कोई पूछ नहीं रहा था, कोई कह रहा था यू ब्लैक, कोई यू निगर, अगले दिन न्यूज़पेपर्स में हेडिंग आती है, अ हिंदू मॉन्क विथ ब्राइट आइज, रम्बलिंग वॉइस, मस्कुलिन बॉडी एंड अ परफेक्ट इंग्लिश। जिस स्वामी विवेकानंद को भारत में 43 नंबर मिले इंग्लिश में, अब वेस्ट उनको कह रहा है परफेक्ट इंग्लिश। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ज़्यादा ये विचार चढ़े नहीं। वर्ल्ड पार्लियामेंट्री रिलीजन्स 17 दिन चला था। पहली जो भाषण दिया स्वामी जी ने, ये बड़ा अद्भुत रहा। स्वामी विवेकानंद उसमें आगे कहते हैं वी नॉट, और जो विश्व बंधुत्व का संदेश है, वी नॉट ओनली बिलीव इन यूनिवर्सल टॉलरेंस बट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। क्या जो स्वीकार्यता की भावना है वो हम भारतीयों में है। इट इज़ नॉट अबाउट टॉलरेंस, झेलना, टॉलरेंस तो झेलना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं द आइडिया ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे वैसे आपने बताया क्या यूनिट इन डाइवर्सिटी, ठीक। तो आइडिया ऑफ वननेस हम सब में विद्यमान है। वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटररिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। ये कैसे समझ आएगा? अब कोविड में अभी केनिया में भी एक व्यक्ति
पॉजिटिव है, तब तक हम लोग अपनी जान के जोखिम में हैं। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। 10 पेड़ कटते हैं अमेजोन में, दिक्कत यहाँ होगी। 15 पेड़ कटेंगे उत्तराखंड में, फ्लड दूसरे भाग में आएगा। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। हम एक जगह बहनों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसका संप्रेषण होगा दूसरे भाग में, आएगा हमारे ऊपर ही। हम समाज में घर में एसी ऑन करके अगर सोच रहे हैं कि हम ठंडे हैं, हम उज्जवल हैं, लेकिन बाहर अगर अपराध हो रहा है, कल वो पड़ोस से अपने घर में भी आएगा। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। मेरा घर तो अच्छा है, लेकिन मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर की झुग्गी में जो नशा चल रहा है, वो कल मेरे ऊपर ही उतर के आएगा। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। मैं तो स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी अस्वस्थ है, उसके गलत विचार हो रहे हैं, वो उनके गलत विचार आपके ऊपर भी आएंगे। यस, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरलेटेड, इंटरडिपेंडेंट। हम अलग नहीं हैं। ये विचार स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम को दिया, और फिर आने वाले 6 दिन में स्वामी विवेकानंद के भाषण दिए। पहला वेलकम एड्रेस, दूसरे दिन का लेक्चर था बुद्धिज्म द फुलफिलमेंट ऑफ हिंदुइज्म, कि बुद्धिज्म हमसे अलग नहीं है। तीसरा द पेपर ऑन हिंदुइज्म, जिसके लिए स्वामी विवेकानंद वहाँ पर गए थे। चौथा रिलीजन नॉट द क्राइंग नीड ऑफ इंडिया, क्या भाई अमेरिकन को कह रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरी भारत में मत भेजा करो, हमारे पास पर्याप्त रिलीजन वगैरह है, ऐसा काम मत करिए। उससे अगला जो उनका आखिरी भाषण रहा वो कंक्लूडिंग एड्रेस। और स्वामी विवेकानंद हर भाषण में उनको आखिरी में बोलने के लिए देते थे, क्योंकि अब ऐसा हो गया कि पश्चिम को भी लगा कि ये व्यक्ति ऑडियंस को रोक सकता है। और स्वामी विवेकानंद क्या बताते थे? ओनली श्रीमद् भगवत गीता, उपनिषद, और कुछ नहीं बोलते थे, सिर्फ इसी का ही ज्ञान देते थे। इतनी कन्विक्शन। तो इससे क्या प्रभाव पड़ा? जो श्रोता आते थे स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स में, वो स्वामी विवेकानंद से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने ये तय कर लिया, हम अपना घर बार छोड़कर भारत में सेवा देना शुरू करेंगे। सिस्टर क्रिस्टीन उनकी एक डिसाइपल रही। सिस्टर क्रिस्टीन बड़ा सुंदर लिखती है, उस वर्णन को बड़ा सुंदर लिखती है। वो कहती है, अपने बारे में कह रही है कि ऐसे ही एक भाषण हुआ था, मैं स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए आई थी, प्रथम तल पर मैं बैठी थी। और वो कहती है, इंग्लिश में लिखती है, इसलिए इंग्लिश में ही बोलूँगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा। आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ, अपने बारे में लिख रही है, आर लव फॉर इंडिया केम टू बर्थ when we first heard Swami Vivekananda saying the word India. So much love, 5 letters, INDIA, so much love, so much passion. क्या भारत जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने बोला, उन्होंने कोई भारत को तो देखा नहीं था, गलत ही सुना था सब कुछ भारत के बारे में, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार से भारत को बोला, लगा यार कुछ तो होगा इसका देश, और तभी हमें भारत से प्रेम हो गया था। और बाद में सिस्टर क्रिस्टीन अपने जीवन का बड़ा भाग भारत में समर्पित कर देती है। उसके लिए अगर मैं आपको कहूँ कि 1 साल आपको पंचकुला छोड़कर कर्नाटक में समय देना है, क्या कार्य करना है? युवाओं के बीच में कार्यशालाएं लेनी है, व्यक्तित्व विकास का कार्य करना है, फर्स्ट हैंड सेवा देनी है, खाना बांटना है, ऐसा भी समझ लीजिए। थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि नहीं अपनी आस पड़ोस में नहीं हो सकता क्या? अच्छा, ये एक छोटा काम। इससे आपको कहूँ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के किसी गांव में जाके काम सेवा देनी है, तो आप कहेंगे पागल हो गया, ऐसा कोई मांग रखता है क्या? सिस्टर क्रिस्टीन के लिए उस समय भारत में आके कार्य करना ऐसा होगा जैसे आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में जाके काम करना हो। और फिर स्वामी विवेकानंद को ये प्रसिद्धि ज़्यादा चढ़ी नहीं। उस समय के बिल गेट्स, शब्दों में समझे तो एलन मास्क, कौन थे? जॉन रॉकफेलर, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति, वो स्वामी विवेकानंद से मिलना चाहते थे। उस समय के बड़े जो वाईफाई के इन्वेंशन में जिन्होंने शुरू में काम किया, निकोला टेस्ला, वो स्वामी विवेकानंद के लेक्चर्स अटेंड करना शुरू किए। ये teslasociety.com पे आपको मिल जाएगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद को ये कार्य ज़्यादा चढ़ा नहीं, क्या ऐसा कुछ होगा। उनको याद था कि मेरा भारत की स्थिति में है, तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के एक प्रांत में नहीं, वो इंग्लैंड गए, इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इजिप्ट, कॉन्स्टेंटिनोपल तक भारतीयता का झंडा गाड़ के आए 3.5 वर्ष में। सिस्टर क्रिस्टीन एक और बड़ा अद्भुत लिखती है कि मिलियनियर्स एंड बिलियनियर्स वर हैप्पी टू सिट ऑन हिज फीट्स, कि करोड़पति अरबपति उनके पैरों में बैठने को तैयार थे, ओनली टू लर्न श्रीमद् भगवत गीता, ओनली टू लर्न उपनिषद, नथिंग एल्स,
स्वामी विवेकानंद ने उनको कोई और झूठ सच नहीं किया, प्योरली जो स्पिरिचुअल विजडम था वो पश्चिम को दिया। अब स्वामी विवेकानंद को लगा कि 3.5 वर्ष हो गए हैं, भारत वापस आना चाहिए, भारत में कार्य करना। अब पश्चिम से उन्होंने 2 सीख ली। पहली एजुकेशन, उनको लगा कि क्या अद्भुत एजुकेशन पश्चिम में है, क्या हर व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत कॉन्फिडेंस उन्होंने देखा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, क्या तो फिर स्वामी विवेकानंद ये सारे कार्य लेते हुए भारत में आते हैं और आते में ही कोलंबो उतरते हैं, जो भारत का ही भाग था, 15 जनवरी 1897, और भारत में फिर ये कार्य शुरू करते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशन का वो एक संगठन खड़ा करते हैं 1 मई 1897 को, रामकृष्ण मिशन, उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से, और सेवा का कार्य उसके माध्यम से शुरू करते हैं। एक एक प्रांत में जाते हैं, इस कार्य को शुरू करने की कोशिश करते हैं। स्वामी विवेकानंद जब भारत वापस आए तब वो अपने बारे में पहली बार बोलते हैं मद्रास में दिए हुए एक भाषण में। अब तक सारी परेशानियां उन्होंने सही अपने बारे में कभी नहीं बोला, जो प्रचार किया भारत का ही उन्होंने प्रचार किया। अब वो पहली बार अपने बारे में वो कहते हैं कि अ मैन हु मेट स्टारवेशन फेस टू फेस फॉर 14 years of his life, who does not know where he will get the next meal, cannot be intimidated so easily. A man almost without clothes, who dare to live where the thermometer registered 30 degree below zero, cannot be intimidated so easily. क्या एक व्यक्ति जिसको पता नहीं 14 वर्ष से मैं भोजन कहाँ करूँगा, सोऊंगा कहाँ, जो 30 डिग्री -0 में भी काम करके आ गया, तुमको क्या लग रहा है? मतलब वो अमेरिकन्स को, ये ब्रिटिशर्स को कह रहे हैं, तुमको क्या लग रहा है कोई ऐसे हिला देगा हमें? और वहाँ से इस कार्य को वो शुरू करते हैं। 3 चीज़ें हैं जो हम स्वामी विवेकानंद से ले सकते हैं। पहला, द फाउंडर ऑफ विवेकानंद केंद्र एकनाथ जी सेज, अ पर्सन इज रिबॉर्न व्हेन ही नोज द मिशन ऑफ हिज लाइफ, द वेरी पर्पस ऑफ हिज लाइफ। क्या एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जी के भारतीय समाज एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जिए, क्योंकि जब तक कोई लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, तब तक मिशन नहीं होता, तो एज बढ़ जाती है, सब कुछ हो जाता है, उम्र भी बढ़ती रहती है, शरीर भी एक स्तर तक पूर्ण बढ़ जाता है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाता है। लेकिन व्यक्ति एक सूखे हुए पत्ते की तरह इधर से उधर घूमता रहता है। तो एक पर्पसफुल लाइफ हो। स्वामी जी पुट्स इट वेरी वेल, ही सेज, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। Let your brain, nerves, muscles, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. This is the way great spiritual giants are produced. क्या एक विचार को पकड़ो, अपने मन, मस्तिष्क, हृदय, मांसपेशियों में उसको अंगीकार कर लो और बाकी सारे विषय को छोड़ दो। दूसरा वो कहते हैं, anything and everything that makes you physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually weak, reject it as poison. It cannot be true. Truth is strengthening. Truth must be strengthening. Truth must be invigorating. क्या कोई भी चीज़ जो आपको शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक तौर पर कमजोर करे, उसको छोड़ दो। एकनाथ जी ने ये सारे कार्य पकड़ा, और जब वो शिला स्मारक का निर्माण चल रहा था तो एकनाथ जी को लगा कि ये बिल्डिंग वगैरह, उन्होंने बहुत देखा, बिल्डिंग वगैरह तो बनती रहती है। जिस पोर्शन ऑफ दिल्ली में मैं रहता हूँ उसके पीछे शास्त्री जी का स्मारक है, उसके साथ में ही इंदिरा गांधी जी का स्मारक है, थोड़े पड़ोस में जाएंगे तो और किसी भाई साहब का स्मारक है, और पड़ोस में तो बहुत सारे स्मारक हैं। अब एकनाथ जी बना रहे थे विवेकानंद जी का स्मारक, तो स्मारक तो बहुत होते हैं। उनको लगा क्या उनके जो आइडियाज़ थे, जो वो सही मायने में जो सेवा का काम करना शुरू करना चाह रहे थे, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पे, उसको अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या कार्य रहेगा। इसलिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, विवेकानंद केंद्र, अ स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन। विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन। क्या व्यक्ति को हम लोग ट्रेन कैसे करते हैं? पहली सेवा होती है उसको भोजन देना। भोजन होता है तो पेट जब भरा होता है तो ही व्यक्ति कुछ बोलता है, कहते हैं ना, पहले भोजन फिर भजन करता है। दूसरा हुआ कि आप उसको भोजन बनाना सिखा दें, वाह, आपने उसे थोड़ा सा मुक्त बना दिया, बनाना भी सिखा दिया। तीसरा, वो भोजन स्वयं से अर्जित भी कर ले, आपने वो भी सिखा दिया। ये तीसरे स्टेज की सेवा। ये सेवा के स्टेजेस बता रहा हूँ मैं। पहला, भोजन बांटा, अच्छा लगता है, किसी गरीब को भोजन लगा, लेकिन फिर शाम को फिर भूख उसको लगेगी, फिर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बार देते हैं अपने मन को फुलफिल करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं दूसरे को हेल्प करके हम दूसरे को हेल्प नहीं करते, वी हेल्प आवरसेल्फ। उसको भोजन दे के मेरे मन में जो कमी है, जो खोखलापन है, वो मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो खाएगा, निकाल देगा, फिर भूख आके फिर मांगेगा, लाओ और दो थोड़ा।
तो दूसरा काम क्या हुआ, उसको तैयार करना, कि हाँ भाई तू भोजन बना सकता है। तीसरा, उसको आपने स्वयंभू बना दिया, क्या भैया तुम तो खुद ही अपना भोजन बना सकते हो। फिर कहते हैं कि उसके अंदर जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है, इनहेरेंट जो दिव्यत्व है, अगर तुमने वो प्रकट कर दिया तो तुम्हारा संपूर्ण कार्य वो है। और उस कार्य को करने के लिए विवेकानंद केंद्र की उन्होंने स्थापना करी। क्या ऐसे युवा और युवती जो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, अपने घर से, अपने पड़ोस में, अपने जिले में, अपने नगर में, अपने प्रांत में या अपने देश में, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, जितना तुमको लगे कर सकते हैं, ऐसा अलग अलग जगह पे ये कार्य अपना शुरू करना। दो प्रकार से कार्य करना। प्रथम कार्य क्या नित्य प्रति के लिए कोई एक्टिविटी शुरू करना। तो युवाओं के बीच में स्वाध्याय करना, नैरेटिव चलते हैं कैंपसेस में, दीदी ने अभी भाई साहब ने परिचय में बताया। अब जामिया मिलिया में नैरेटिव चलते हैं, जेएनयू में नैरेटिव चलते हैं, हमारे घर में ही नैरेटिव चलते हैं। क्या हम बच्चों को सही महीने में नहीं बता पाते? बच्चा पूछता है ये श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक तो पढ़िए, तो कहते हैं पढ़ लेना, वो बहुत अच्छी है, पुस्तक है, पढ़ता कोई नहीं। फिर बच्चा जब उसको गलत बोलता है तो हम उसको नैरेटिव नहीं कर सकते। ऐसे स्वाध्याय वर्ग, भाई साहब बता सकते हैं कि हम एक क्या वीकली स्वाध्याय वर्ग में आ सकते हैं क्या एक एक श्लोक पढ़े, उसके ऊपर चिंतन करें, क्योंकि वो श्लोक ही विवेकानंद का निर्माण करता है। विवेकानंद एक दिन में नहीं पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ। कॉलेज की पढ़ाई तो उन्होंने खूब करी थी, कन्फ्यूजन बहुत आ गई थी, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन आई। जैसे जैसे मैं जेएनयू में पीएचडी करता रहा, मेरी कन्फ्यूजन बढ़ती रही। जैसे जैसे मैं ये साहित्य पढ़ता रहा, कन्फ्यूजन मैनेज होती रहती है। तो स्वाध्याय करना। दूसरा क्या, संस्कार वर्ग शुरू करना। संस्कार वर्ग मतलब क्या संस्कार थोपे जा सकते हैं क्या? नहीं, इट इज़ एन इनफॉर्मल कनेक्शन। क्या यहाँ पे व्यवस्था देख के किसी के अंदर संस्कार आए? हाँ, विवेकानंद केंद्र ऐसे कार्यक्रम करता है, ये रीति नीति होती है, देखता है माता पिता को समय पे उठते हुए, कैसे देखता है, बच्चा सब कुछ उसी से टेक करता है, बोलने से थोड़ी होता है। तो कहानी, खेल, गीत के माध्यम से संस्कार दे सकते हैं क्या? वो एक ऐसा संस्कार वर्ग की एक्टिविटी है, एक घंटे की। तीसरा, योग एक अपने फिजिकल लाभ के लिए एक सोसाइटी का पार्ट, मतलब योग का मतलब ही है जोड़ना, उस भाग में जुड़े। तो स्वामी विवेकानंद के ये सारे जो मैंने आपको उनका कार्य बताया, उसको कैसे हम लाइफ में जोड़ सकते हैं, वो इन तीन माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने इतने सारे डेली लाइफ के शेड्यूल में से इन तीनों चीज़ों को अगर भारतीय संस्कृति के मूल रूप को थोड़ा सा अंगीकार करें तो शायद से हम इस कार्य को और समझ पाएंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, और इसी से मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। ही सेज, आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, but one vision I see clear as life before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever, proclaim her to the world with a voice of peace and benediction। क्या वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है? मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। हम लोग तय करें कि ये सारे अपने लाइफस्टाइल के बीच में कुछ समय हम कैसे इस कार्य को दे सकते हैं। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ, दे अलोन लिव हु लिव फॉर अदर्स, रेस्ट आर मोर डेड देन अलाइव। वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, खुद के लिए जीने वाले तो संकुचित प्राणी होते हैं जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, ये समय दिया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। उसको अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर मेरा क्या कार्य रहेगा? इसलिए उन्होंने इस संस्था का निर्माण किया, विवेकानंदा केंद्र, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड सर्विस मिशन। विवेकानंद केंद्र एक आध्यात्मिक प्रेरित सेवा संगठन। क्या व्यक्ति को हम लोग ट्रेन कैसे करते हैं? पहली सेवा होती है उसको भोजन देना। भोजन होता है तो पेट जब भरा होता है तो ही व्यक्ति कुछ बोलता है, कहते हैं ना, पहले भोजन फिर भजन करता है। दूसरा हुआ कि आप उसको भोजन बनाना सिखा दें, वाह, आपने उसे थोड़ा सा मुक्त बना दिया, बनाना भी सिखा दिया। तीसरा, वो भोजन स्वयं से अर्जित भी कर ले, आपने वो भी सिखा दिया। ये तीसरे स्टेज की सेवा। ये सेवा के स्टेजेस बता रहा हूँ मैं। पहला, भोजन बांटा, अच्छा लगता है, किसी गरीब को भोजन लगा, लेकिन फिर शाम को फिर भूख उसको लगेगी, फिर हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन एक बार देते हैं अपने मन को फुलफिल करने के लिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दूसरे को हेल्प करके हम दूसरे को हेल्प नहीं करते, वी हेल्प आवरसेल्फ। उसको भोजन दे के मेरे मन में जो कमी है, जो खोखलापन है, वो मैं समाप्त करने की कोशिश करता हूँ। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो तो खाएगा, निकाल देगा, फिर भूखा के फिर मांगेगा, लाओ और दो थोड़ा। तो दूसरा काम क्या हुआ? उसको तैयार करना, क्या हाँ भाई तू भोजन बना सकता है। तीसरा, उसको आपने स्वयंभू बना दिया।
क्या भैया तुम तो खुद ही अपना भोजन बना सकते हो। फिर कहते हैं कि उसके अंदर जो इनहेरेंट कॉन्फिडेंस है, इनहेरेंट जो दिव्यत्व है, अगर तुमने वो प्रकट कर दिया तो तुम्हारा संपूर्ण कार्य वो है। और उस कार्य को करने के लिए विवेकानंद केंद्र की उन्होंने स्थापना करी। क्या ऐसे युवा और युवती जो किसी भी उम्र के हो सकते हैं, अपने घर से, अपने पड़ोस में, अपने जिले में, अपने नगर में, अपने प्रांत में या अपने देश में, जितना तुम्हारा सामर्थ्य हो, जितना तुमको लगे कर सकते हैं, ऐसा अलग अलग जगह पे ये कार्य अपना शुरू करना। दो प्रकार से कार्य करना। प्रथम कार्य क्या नित्य प्रति के लिए कोई एक्टिविटी शुरू करना। तो युवाओं के बीच में स्वाध्याय करना। नैरेटिव चलते हैं कैंपसेस में, दीदी ने अभी भाई साहब ने परिचय में बताया। अब जामिया मिलिया में नैरेटिव चलते हैं, जेएनयू में नैरेटिव चलते हैं, हमारे घर में ही नैरेटिव चलते हैं। क्या हम बच्चों को सही महीने में नहीं बता पाते? बच्चा पूछता है ये श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक तो पढ़िए, तो कहते हैं पढ़ लेना, वो बहुत अच्छी है, पुस्तक है, पढ़ता कोई नहीं। फिर बच्चा जब उसको गलत बोलता है तो हम उसको नैरेटिव नहीं कर सकते। ऐसे स्वाध्याय वर्ग, भाई साहब बता सकते हैं कि हम एक क्या वीकली स्वाध्याय वर्ग में आ सकते हैं क्या एक एक श्लोक पढ़े, उसके ऊपर चिंतन करें, क्योंकि वो श्लोक ही विवेकानंद का निर्माण करता है। विवेकानंद एक दिन में नहीं पैदा हुआ, उसी से पैदा हुआ। कॉलेज की पढ़ाई तो उन्होंने खूब करी थी, कन्फ्यूजन बहुत आ गई थी, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन आई। जैसे जैसे मैं जेएनयू में पीएचडी करता रहा, मेरी कन्फ्यूजन बढ़ती रही। जैसे जैसे मैं ये साहित्य पढ़ता रहा, कन्फ्यूजन मैनेज होती रहती है। तो स्वाध्याय करना। दूसरा क्या? संस्कार वर्ग शुरू करना। संस्कार वर्ग मतलब क्या संस्कार थोपे जा सकते हैं क्या? नहीं, इट इज़ एन इनफॉर्मल कनेक्शन। क्या यहाँ पे व्यवस्था देख के किसी के अंदर संस्कार आए? हाँ, विवेकानंद केंद्र ऐसे कार्यक्रम करता है। ये रीति नीति होती है, देखता है माता पिता को समय पे उठते हुए, कैसे देखता है बच्चा, सब कुछ उसी से टेक करता है, बोलने से थोड़ी होता है। तो कहानी, खेल, गीत के माध्यम से संस्कार दे सकते हैं क्या? वो एक ऐसा संस्कार वर्ग की एक्टिविटी है, एक घंटे की। तीसरा योग एक अपने फिजिकल लाभ के लिए एक सोसाइटी का पार्ट, मतलब योग का मतलब ही है जोड़ना, उस भाग में जुड़े। तो स्वामी विवेकानंद के ये सारे जो मैंने आपको उनका कार्य बताया, उसको कैसे हम लाइफ में जोड़ सकते हैं, वो इन तीन माध्यम से कहीं ना कहीं हम अपने इतने सारे डेली लाइफ के शेड्यूल में से इन तीनों चीज़ों को अगर भारतीय संस्कृति के मूल रूप को थोड़ा सा अंगीकार करें तो शायद से हम इस कार्य को और समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, और इसी से मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। ही सेज आई डू नॉट सी इनटू द फ्यूचर, नॉट डू आई केयर टू सी, but one vision I see clear as life before me, that the ancient mother has awakened once more, sitting on her throne, rejuvenated, more glorious than ever. Proclaim her to the world with a voice of peace and benediction. क्या वो भारत माता पुनः जगत जननी बनने वाली है? मैं नहीं कह रहा, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं। हम लोग तय करें कि ये सारे अपने लाइफस्टाइल के बीच में कुछ समय हम कैसे इस कार्य को दे सकते हैं। एक्सपेंशन इज लाइफ, कॉन्ट्रैक्शन इज डेथ। They alone live who live for others, rest are more dead than alive. वही जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। खुद के लिए जीने वाले तो संकुचित प्राणी होते हैं जो कुछ दिनों में समाप्त हो जाते हैं। आपने मुझे बुलाया, मुझे सुना, ये समय दिया, उसके लिए पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।